हो रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कमांडर स्तर बातचीत से कोई पुख्ता हल नहीं निकला है, क्योंकि कमांडर स्तर की जो बातचीत लगातार जारी रही उससे कोई पुख्ता हल नहीं निकल पाया। और दौलत बेग ओल्डी इलाके में ये बैठक इस वक्त आपको बता दी कि बैठक हो चली है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, और कुछ देर में हमारे सीनियर साथी भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पूरी जानकारी हम दे देते हैं, क्योंकि चीन लगातार अपनी चालाकी कर रहा है और कुछ इलाकों से चीन की सेना वापस नहीं गई है। यह रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में भी कहा गया था, और विदेश मंत्रालय की जहां तक हम बात करें तो विदेश मंत्रालय ने भी इसकी कुछ जानकारियां दी थी। इसके बाद लगातार चीन की सेना पर अगर बात करें दुनिया भर में, जिस तरीके से अमेरिका ने एक तरीके से वार आर्थिक मोर्चे पर किया है चीन पर, अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि किस तरीके से विस्तारवादी नीति चीन अपना रहा है। लेकिन अगर भारत और चीन की बात करें तो भारत और चीन के बीच लगातार तनावपूर्ण जो रिश्ते हैं वो बने हुए हैं, क्योंकि एलएसी पर जिस तरीके से गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई, 20 भारतीय जवान जो शहीद हुए थे हमारे, उसके बाद लगातार ये प्रक्रिया रही कि चीन उस इलाके से पीछे हटे जिस इलाके पे वो आया, और तमाम ऐसी जानकारियां हम आपको लगातार देते रहे। लेकिन एक बार फिर हम आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि आज मेजर जनरल लेवल की बैठक लगातार हो रही है और कमांडर स्तर की बातचीत लगातार बेनतीजा भी साबित हुई है, क्योंकि एक टेबल पर आकर बातचीत की प्रक्रिया कहता है लगातार चीन, लेकिन पीछे से धोखेबाजी कर देता है। और इसकी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, क्योंकि दौलत बेग ओल्डी इलाके में ये बैठक इस वक्त लगातार ये कहा जा सकता है कि चल रही है। राजेश कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, रक्षा मामलों की जानकार हमारे सीनियर साथी भी हैं, तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे राजेश। क्योंकि बात करेंगे कमांड लेवल की बैठक की, वो हमेशा से बेनतीजा साबित रही, लेकिन आज अगर बात करें तो मेजर जनरल लेवल की बैठक है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है, जरा दीजिएगा राजेश। जो जनरल अधिकारियों के बीच लगभग 30 से 80% पीछे हुआ है। कुछ इलाका ऐसा है, इलाका ऐसा है, और एरिया ऐसा है, फिंगर ऐसा है जहां से पीछे नहीं लिखा है। उस विवाद को लेकर जो है आज दोनों लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह मेजर जनरल ड्यूटी के बीच इस वक्त हर्ष, क्योंकि ये बात उस वक्त हो रही है जिस वक्त भारत आर्मी चीफ ने अपने सैन्य कमांडरों को कहा है कि आप किसी भी हालात के लिए क्या, यानी कि हो सकता है आपको युद्ध करना पड़े, हो सकता है कि लिमिटेड वॉर का सामना करना पड़े, तो आर्मी कमांडर को भारतीय सेना अध्यक्ष की तरफ से निर्देश साफ है कि आपको क्या, उस आदेश के बाद ये बातचीत हो रही है, तो इस बात से कहीं न कहीं मतलब निकाले जा सकते हैं। दरअसल चीन जो है जब पिछली बार जब दोनों अधिकारी मिले थे, उसके बाद चीन ने कहा था कि आप करिए, आप और करिए, तो मांग रखी थी। बिल्कुल तो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, और राजेश कुमार भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम अपडेट वो दे रहे हैं। एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी खराबी है, हम कोशिश करेंगे वो ठीक हो जाए, लेकिन जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। क्योंकि आज अगर हम बात करते हैं तो मेजर जनरल लेवल की बैठक हो रही है, और लद्दाख में लगातार जिस तरीके से हमें देखने को मिला है, तलखियां लगातार भारत और चीन के बीच रही हैं, लेकिन दौलत बेग ओल्डी इलाके में आज जनरल लेवल की बैठक चल रही है, और इसमें क्या कुछ नतीजा निकल कर पाएगा ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। लेकिन बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि चीन की जहां तक हम बात करते हैं तो चीन लगातार ये कहता रहा कि गलवान घाटी हमारी है, लगातार उसका ग्लोबल टाइम भी लिखता रहा, बोलता रहा कि गलवान घाटी उसकी, लेकिन भारत ने मुंह तोड़ जवाब चीन को दिया था। लेकिन अब जिस तरीके से बातचीत की प्रक्रिया, कूटनीतिक वार्ता लगातार जारी रही, और एक बार फिर बातचीत की प्रक्रिया जारी है और मेजर जनरल लेवल की बैठक हो रही है, क्योंकि कमांडर स्तर की बातचीत की जहां तक हम बात करते हैं तो कमांडर स्तर की बातचीत हमेशा से ही बेनतीजा साबित रही है। राजेश कुमार एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम अपडेट के साथ। राजेश बताइएगा क्या कुछ और जानकारी है, क्योंकि चीन की हम बात करते हैं तो टेबल पर वो लगातार बातचीत के लिए कहता रहा है कि आप टेबल पर आइए, लेकिन टेबल पर जब वो बातचीत के लिए आता है उसके बाद क्या करता है ये दुनिया जानती है, और आप भी जरा बताइएगा। चीन टेबल पे आता है, लेकिन हर्ष ये करता है कि अपनी सेना को वो एलएसी की तरफ लाता है और अपना जो जमावड़ा है उसको करता है। लेकिन चीन ये भूल जाता है कि उसका सामना इस वक्त 2020 के भारत से है,
जिसके पास अपना नेविगेशन सिस्टम है, जिसके पास अपनी सैटेलाइटें हैं जो लगातार चीन के ऊपर नजर रखती हैं। तो भारत की बिल्कुल नजर है और भारत भी उसकी हरकतों को देख रहा है। इसी वजह से भारत ने भी अपनी सेना का जो जमावड़ा है वो चीन बॉर्डर पे कर दिया है। हमने बिल्कुल फेस मिरर डिप्लॉयमेंट वहां पे करके रखी है, यानी कि चीन के अगर 17,000 जवान डिप्सांग में तैयार हैं तो भारत ने भी अपने 17,000 जवान वहां पे तैयार रखे हैं। लेकिन इसी बीच हर्ष, बात ये बहुत जरूरी है कि आज का दिन जहाँ इस वक्त दौलत बेग ओल्डी में बातचीत चल रही है दोनों कोर कमांडर की, इसी बीच वायुसेना के उप प्रमुख जो है हरजीत सिंह, वो इस पर लद्दाख में है। वो वायुसेना की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं कि युद्ध के लिए वायुसेना कितनी तैयार है। एक तरफ आर्मी कमांडर तेजपुर कोर जाते हैं और वहां पे अपने सैन्य कमांडरों को ये कहते हैं कि आप युद्ध के लिए तैयार रहें, सेना जो है अपने आप को बिल्कुल तैयार रखे, किसी भी वक्त आपको आदेश कुछ भी मिल सकता है। उसी बीच में ये बातचीत ये दिखाती है कि भारत एक तरफ कोशिश कर रहा है कि बातचीत से हल निकले, लेकिन भारत की दूसरी तरफ ये भी तैयारियां हैं कि अगर चीन नहीं मानता है तो भारत को अपनी जगह खाली कराना आती है और उसके लिए भारत तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी समझ ले अच्छी तरीके से चीन जिस तरीके से हम कहते हैं लगातार है, भारत हर तरीके से जवाब देने के लिए सक्षम है, जिस तरीके से आर्थिक मोर्चे पर सफलता हासिल हो रही है। लेकिन राजेश एक बात और समझाइएगा, क्योंकि विस्तारवादी नीति चीन की लगातार रही है और तजाकिस्तान से ये खबर आई, हम कल देख कही थी हमने तजाकिस्तान पे जिस तरीके से अपना दावा भी ठोक रहा है कुछ इलाकों पे, और वो जिस तरीके से संधि भी हुई थी पहले, लेकिन अब वो चीन नहीं मान रहा, वो विस्तारवादी नीति लगातार अपना रहा है। और दुनिया जानती है कि विस्तारवादी नीति चीन का अपनाना आगे आने वाले दिनों के लिए भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, जिस तरीके से चीन विस्तारवादी नीति को अपना रहा है। राजेश हाँ बिल्कुल हर्ष, जिस प्रकार की विस्तारवादी नीति जो है चीन अपना रहा है वो भारत के लिए नहीं बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया के लिए खतरा है। दरअसल इस वक्त जो शी जिनपिंग है वो ऐसा लगता है कि दूसरे हिटलर बनने का सपना जो है वो देख रहे हैं और उन्हीं के नक्शे कदमों पे वो चल रहे हैं। उनको इस बात का गुमान हो चुका है कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना उनके पास है और सबसे बड़ी सेना जरूर है लेकिन मजबूत सेना नहीं है उनकी। ये हर्ष उनको मानना पड़ेगा क्योंकि वियतनाम ने उन्हें हमारे पास अग्नि है, अब तो राफेल भी आ चुका है। बिल्कुल राफेल भी आ चुका है हर्ष, और 15 तारीख को जो हमने 15 जून को नाको चवाए थे वो चीन भूल नहीं सकता। तो हम कहीं उनसे ज्यादा मजबूत हैं। तजाकिस्तान की बात की आपने हर्ष, ऐसा है कि मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि चीन का कोई ऐसा सका नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं। आप तजाकिस्तान की बात कर लीजिए, आप नेपाल की बात कर लीजिए, आप भूटान की बातचीत कर लीजिए, आप पाकिस्तान की बात कर लीजिए। कई ऐसे देश हैं जहां से उनकी जमीन पर चीन ने कब्जा करके रखा हुआ है और तो और उसने रशिया की जमीन पे भी दावा ठोक दिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन की फितरत क्या है, चीन के इरादे क्या है। लेकिन चीन को यह समझना होगा कि उसके पड़ोस में एक भारत नाम का शांति प्रिय देश भी है जो शांत तो रहता है लेकिन जब अशांत होता है तो छोड़ता नहीं है। बिल्कुल, सबके छुड़ाने में आते हैं राजेश और तमाम जवाब हम देना जानते हैं क्योंकि भारत चुप रहता है, शांति प्रिय देश है लेकिन समय पर जवाब हमेशा देता रहा है भारत। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो बात हुई चीन की, अब जरा पाकिस्तान की भी बात करेंगे, उस दुश्मन पाकिस्तान की जो लगातार अपनी नापाक हरकत करता है लेकिन सुरक्षा परिषद में एक बार फिर भारत पाकिस्तान पर गरजा है। तमाम जानकारी हम आपको दे दें क्योंकि दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकियों को पालता है पाकिस्तान, ये भारत की तरफ से कहा गया और आतंकी हमलों के दोषी पाकिस्तान में संरक्षित रहते हैं, ये भी भारत की तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि हाफिज सईद पाकिस्तान में खुलेआम साजिश रचता है। सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को एक अच्छी खासी लताड़ भारत की तरफ से लगाई जा चुकी है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकियों को पाकिस्तान पाल रहा है। हाफिज सईद जैसे पाकिस्तान में खुलेआम साजिश रचते हैं लेकिन पाकिस्तान के बस की बात नहीं कि हाफिज सईद के खिलाफ वो कुछ कर जाए। ये पाकिस्तान लगातार सामने ऐसे ही आता रहा है क्योंकि पाकिस्तान की करनी और कथनी में कितना अंतर है चीन की तरह वो सब जानते हैं, दुनिया जानती है, लेकिन भारत हमेशा से पाकिस्तान को लताड़ लगाता रहा है। और एक बार फिर सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान पर भारत गरजा है और पाकिस्तान के लिए कहा गया कि दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकियों को इस वक्त पाल रहा है पाकिस्तान। और हाफिज सईद की जब हम बात करते हैं तो हाफिज सईद पाकिस्तान में खुलेआम साजिश रच रहा है लेकिन पाकिस्तान करे तो क्या करे, पाकिस्तान में हिम्मत नहीं
कि वो हाफिज सईद के खिलाफ कुछ कर सके, दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कुछ कर सके। निशांत राय लगातार हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता लाइव तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। निशांत, इससे पहले चीन की बात कर रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान की भी लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है, क्योंकि हाफिज सईद के बारे में कहा जाता है कि खुलेआम पाकिस्तान में साजिश रचते हैं, लेकिन पाकिस्तान बस में नहीं है कुछ कर सके। निशांत, देखिए, पाकिस्तान चूंकि सभी जानते हैं कि वहां लोकतंत्र नाम मात्र का है। पाकिस्तान में सैन्य शासन है और सेना जिस पर कार्रवाई करने को कहती है उस पर कार्रवाई की जाती है, और जिसको सेना बचाना चाहती है, वीवीआईपी ट्रीटमेंट देना चाहती है, उसको ट्रीटमेंट देती है। और पाकिस्तानी सेना की शुरू से मंशा भारत के खिलाफ रही है। भारत क्या, दुनिया में भी आतंक की फैक्ट्री के तौर पर पाकिस्तान जाना जाता है, और इसी के चलते पाकिस्तान में अगर बात की जाए हाफिज सईद की या दाऊद इब्राहिम की, तो दोनों ही जो आतंकी हैं, दोनों को ही पाकिस्तान में पूरी तरीके से रखा जाता है, और तमाम उनके ऐशो आराम के जो खबरें हैं वो सामने निकल कर आती हैं। सबसे बड़ी बात है कि ट्विन टावर पर हमला करने वाला ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में मिला था। एटमाबाद में उसके घर में घुसकर यूएस आर्मी ने उसको मारा था। तब भी दुनिया के सामने पाकिस्तान का चेहरा सामने आया था कि किस तरीके से आतंकियों के लिए अगर कोई जगह जन्नत का काम कर रही है तो पाकिस्तान कर रही है, और पाकिस्तान हर एक आतंकी को अपनी शह दे रहा है ताकि दुनिया में वो आतंक फैला सके। और जाहिर सी बात है, चाहे यूएस हो या दुनिया के अन्य राष्ट्रों, सीधे तौर पर आप पाकिस्तान को समझ भी चुके हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके की हरकतें होती हैं। वहां पर टेररिस्ट के लिए लॉन्चिंग पैड बनाए गए हैं जो कि भारत के खिलाफ काम करते रहते हैं। हालांकि भारतीय सेना और भारत सरकार ने पिछले साल 2 बार पाकिस्तान को सबक सिखाया था, उससे एयर स्ट्राइक भी हमने किया था, उससे पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया था, और समय समय पर सीज फायर वायलेशन का जब भी पाकिस्तान जो वहां पर के बारे में लगातार भारत में कहता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो हाफिज सईद को सुरक्षा प्रदान लगातार पाकिस्तान करता रहा। कोई भी हिम्मत नहीं है पाकिस्तान की उसके खिलाफ, हाफिज के खिलाफ कुछ बोल सके, लेकिन भारत ने हमेशा से कहा है कि हाफिज के खिलाफ पुख्ता सबूत है, पाकिस्तान कार्रवाई करे, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं करता। और अब तो चीन का हाथ पाकिस्तान के सर पर, ये यूं कहिए कि अब तो गुलाम हो चुका है चीन का पाकिस्तान। देखिए, हाफिज सईद का जहां तक जिक्र है, वो उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, अपने कैंडिडेट उतारे, पाकिस्तान में वो चुनाव लड़ा। आप समझ सकते हैं कि आतंकी अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाकर चुनाव लड़ता है, और पाकिस्तान की सरकार से भारत सरकार लगातार कह रही है कि 26/11 हमले के पीछे हाफिज सईद का हाथ है, हमने उनको डोजियर भी दिए थे, सबूत के रूप में तमाम चीजें दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। इसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तानी सरकार का हाफिज सईद पर जो है वो सहयोग कर रही है पाकिस्तान की सरकार, यानी कि जो आतंकी हमले हो रहे हैं उसके पीछे की जो मंशा है वो पाकिस्तानी सरकार की है। अगर वो हाफिज सईद पर कार्रवाई करते तो इसका सीधा मतलब था कि उनकी मंशा नहीं थी, किसी व्यक्ति विशेष की थी। लेकिन जब सरकार ऐसे आतंकियों को सीधे तौर पर शह देती है तो इसका मतलब है कि वहां पर उन आतंकियों को पाला जा रहा है, और वो सरकार के कहने पर इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। यानी तो पाकिस्तान पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला सकता है, बाकी उसके बस की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और अपडेट करने के लिए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे सुशांत सिंह राजपूत मामले की, क्योंकि लगातार सीबीआई अपनी इंक्वायरी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर ईडी के शिकंजे की बात करें तो जहां रिया चक्रवर्ती से कल पूछताछ की गई थी, वहीं रिया के परिवार पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है, और रिया के भाई शोविक से पूछताछ लगातार जारी है। रिया चक्रवर्ती से ईडी ने कल भी पूछताछ की थी, रिया चक्रवर्ती से कल पूछताछ की गई थी ईडी की तरफ से, आज उनके भाई से इस वक्त भी पूछताछ जारी है, और सीबीआई सुशांत केस की जांच कर रही है। नए सिरे से एफआईआर भी दर्ज की गई है, जिसमें अगर बात करें रिया के परिवार की तो रिया के परिवार पर लगातार शिकंजा भी कसा जा रहा है। तमाम बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। रिया के भाई शोविक से पूछताछ की जा रही है, और सिद्धार्थ की जहां तक हम बात करते हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त रहे हैं सिद्धार्थ पठानी, उनसे भी लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। लेकिन रिया के परिवार की जहां तक हम बात करते हैं तो रिया के परिवार पर शिकंजा
लगातार कसा जा रहा है और सीबीआई इस मामले की इंक्वायरी कर रही है। जांच नए सिरे से लगातार चल रही है, लेकिन इस बीच ईडी की जहां तक हम बात करते हैं तो ईडी ने रिया के एक फ्लैट पर भी छापेमार कार्रवाई की है और रिया चक्रवर्ती से कल लगभग 9 घंटे तक पूछताछ जारी रही थी, लेकिन रिया के भाई शोविक से लगातार पूछताछ जारी है। करिश्मा इस वक्त हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं, करिश्मा राय तंवर, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगी कि अभी इस मामले में क्या कुछ चल रहा है। करिश्मा, फटाफट से अपडेट करिएगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती से कल 9 घंटे तक पूछताछ हुई। ये भी कहा गया कि उनके फ्लैट पर छापेमारी कार्रवाई भी की गई है, लेकिन अब उनके भाई से इस वक्त भी पूछताछ चल रही है। क्या कुछ सवाल की बौछार इस वक्त चल रही है और कॉल डिटेल का मिलना, जिस तरीके से महेश भट्ट के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि सुशांत के पास उन्होंने बहुत ही कम कॉल किए थे। महेश भट्ट अपने पिता, अपनी मां, अपने भाई को लगातार कॉल्स किए गए और तमाम ऐसी जानकारी मिल रही, बेहद चौंकाने वाली। करिश्मा, जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल हर्ष, आप सही कह रहे हैं। कल हमने देखा था जिस तरीके से ईडी दफ्तर पहुंची थी रिया चक्रवर्ती और 8 घंटे से ज्यादा की उनसे पूछताछ हुई, जबकि उनके भाई से करीब 2.5 घंटे की पूछताछ हुई और उसके बाद वो घर चले गए थे। और वहीं दूसरी तरफ अगर तमाम सवालों की बात करें तो लगातार की जा रही थी कि आखिर जो रिया के अकाउंट का ब्यौरा है, पूरे साल की जो आय रही है, इससे लेकर भी कई सवाल किए गए और उसमें जो जानकारी मिली उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2018 से 2019 के बीच जो रिया की आय बताई गई है करीब 10 से 14 लाख के बीच बताई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कि तमाम ऐसे सवाल थे जिनका रिया ने ये कहकर टाल दिया कि उन्हें इसके बारे में कुछ सही से याद नहीं है, कुछ उन्हें याद नहीं है, ऐसे कह के भी वो कई सवाल टालती रही थी और जिनके जवाब पूरी तरीके से ईडी को नहीं मिले और कुछ खास जानकारी नहीं मिली जिसकी उम्मीद की जा रही थी। ऐसे में ईडी फिर से पूछताछ के लिए तमाम लोगों को बुला रही है। दूसरी तरफ ये चीज की जैसा आपने जिक्र किया कि कॉल डिटेल सामने निकल के आई है और उसमें कॉल डिटेल में सबसे ज्यादा देखा जाए तो उन्होंने अपनी मां को, अपने भाई को और अपने पिता को कॉल की है, जबकि उनके पिता को 1100 से ज्यादा बार पूरे साल में कॉल की है, जबकि मां को भी 500 से ज्यादा बार उन्होंने कॉल की है। यहाँ पर समझने वाली बात है कि जब सुशांत का मामला सामने आया था करिश्मा, ये हम समझ सकते हैं कि सुशांत का मामला जब आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सुशांत की गर्लफ्रेंड हूं, सीबीआई जांच की मांग कर रही हूं, तमाम बातें ये सामने आई। जब उनका ऐसा रिश्ता था सुशांत के साथ तो कॉल डिटेल की जब हम बात करते हैं, अब देखिए 28, 29 सेकंड तक के कॉल उस पर मौजूद हैं। महेश भट्ट पे 137 से ज्यादा बार कॉल किया गया, लेकिन सुशांत से बेहद कम बातचीत की गई। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कुछ तो एक गड़बड़ रही है और इसमें रिया पूरी तरीके से आरोपी है। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन हर्ष जिस तरीके से अभी तक इतने दिनों की अभी बहुत सारी चीजें छानबीन करनी जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट ये भी आता है कि रिया सुशांत के साथ लिविंग में रह रही थी और जब किसी के साथ हम रहते हैं तो हमें फोन करने की जरूरत नहीं होती। हालांकि साफ ये भी कहा जा रहा है कि उन दोनों के रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि अक्सर दोनों में लड़ाई होती रहती थी, झड़प मतलब आपस में बहस होती रहती थी और इस बात को लेकर उनके घर में जो सर्वेंट थे उन्होंने भी खुलासा किया था। लेकिन लगातार बात है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस जो डीसीपी है उनसे भी उनकी बात चल रही थी और 2 बार खुद डीसीपी ने उन्हें कॉल किया था, लेकिन इसे लेकर उनकी तरफ से सफाई सामने आई और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उन्होंने सुशांत के केस से रिलेटेड कुछ छानबीन कर कॉल की थी। तो आगे क्या कुछ है ये तो जांच के बाद ही निकल पाएगा, लेकिन अभी जो चीजें निकल के सामने आ रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि सुशांत के घर में अब तांत्रिक क्रियाएं होती रहती थी, जिसमें वो आते थे जो पूजा पाठ करते थे तांत्रिक, और उसके साथ ही सुशांत का इलाज भी करते थे। उनके रिया के अकॉर्डिंग की इन सब चीजों से जो तमाम परेशानी सुशांत की लाइफ में चल रही है वो ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, तो ये अलग अलग एंगल से जांच हो रही है। हालांकि अभी भी कहा जा रहा है कि ईडी और भी कई बार रिया से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि वो सभी सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं जिसकी उम्मीद की जा रही थी। और लगातार आपको बता दें कि रिया की 2 प्रॉपर्टी है मुंबई, जिसमें खरीदने को लेकर भी ईडी की तरफ से सवाल किए गए कि आखिर इनकी जो खरीद के लिए लेन देन हुई है वो पैसे कहां से आए थे। बिल्कुल, दूसरी बात यानी तमाम सवाल करिश्मा ऐसे हैं जिसके जवाब मिलना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि इस वक्त क्या कुछ सुशांत मामले में चल रहा है। फिलहाल एक ब्रेक लुकेंगे, ब्रेक के उस पार गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।